यूट्यूब चैनल बीके एजुकेशन इंस्टीट्यूट और माई सेल्फ शुचि। हम लोग जो बायो का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 तक सीबीएसई का लाइव प्रोसेस वो पढ़ रहे हैं। हमारी जो 2 वीडियोस हैं उसमें हम न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर चुके थे और आज जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारा दैट इज रेस्पिरेशन। आज की वीडियो में हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मेरी पहले 2 वीडियोस आई थी उसमें मैंने जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको बताए थे, मेंशन कर दिए थे, जो आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम ध्यान रखने हैं। तो आज की वीडियो में भी हम ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स या क्वेश्चंस हैं जो हमारी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो रेस्पिरेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो कई बार हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को मिक्स अप कर देते हैं, लेकिन ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से होता है। बट व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि जो ऑक्सीजन की एनर्जी है, जो ऑक्सीजन हमने ली है उसकी मदद से हम खाने का ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज, ये हमारा ग्लूकोज जो फूड हमने लिया है ये डाइजेस्ट करके बनाया है, प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। इस इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, अब ये जो हमारा रेस्पिरेशन है उसके 2 मोड्स हैं, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। एक है एरोबिक और एक है एनारोबिक। कौन कौन से? एरोबिक एंड द अदर वन इज एनारोबिक। Now what is aerobic and anaerobic meaning? Aerobic respiration यानी कि the respiration which take place in presence of oxygen, यानी कि वो respiration process जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की मदद से खाने का ब्रेकडाउन होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो नॉर्मली हमारे सारे एनिमल्स में और ह्यूमंस की बॉडीज के अंदर होता है। और एनारोबिक मीनिंग एनारोबिक मींस एंड विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि द रेस्पिरेशन प्रोसेस व्हिच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल ईस्ट है, जो भी फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस होते हैं वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब ये जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसके पास 3 रास्ते हैं। एक तो हो गया ऑक्सीजन वाला, एक हो गया विदाउट ऑक्सीजन वाला और एक हो गया इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो तीनों को पढ़ना है। अब ये जो हमारा ग्लूकोज है दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। नाउ व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इट इज? इट इज अ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको एलैबोरेट कर रही हूँ। सो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड C6H12O6। अब इसके पास 3 पाथवेज हैं रेस्पिरेशन के जो हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक। अब ये जो ग्लूकोज है ये टूटेगा आपका एक 3, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये टूटेगा 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट के अंदर। किसके अंदर? पायरुवेट। अब ये पायरुवेट ये हमारे रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टेप? ग्लाइकोलाइसिस, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है and this step is common in all aerobic, anaerobic as well as insufficient amount of oxygen। यानी कि सबसे पहले ये जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज है ये स्प्लिट होगा 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में और इस स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि जो एक 6 कार्बन कंपाउंड था उसके मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट यहाँ पर मिल चुके हैं। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या इनसफिशिएंट वाला रेस्पिरेशन हो, तीनों में ये जो पहला स्टेप है आपका पायरुवेट वाला वो सेम रहने वाला है। अब इस पायरुवेट के पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलती है, क्या? अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये ब्रेकडाउन होगा CO2 प्लस वाटर वेपर प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ATP क्या है? हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, क्योंकि जो इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप दैट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। कौन सा सेकंड स्टेप? क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो भी ये जो एनर्जी बनेगी हमारी ATP के फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से। ओके, अगर अब पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिले यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी कि पायरुवेट का आगे ब्रेकडाउन कैसे होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल C2H5OH plus CO2 plus water
प्लस 2 ATP, यानी कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेंगे, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर कितने बन रहे थे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ओके, थर्ड, अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन तो मिलेगी लेकिन इनसफिशिएंट, और इसके एग्जांपल्स हम याद रख रहे थे, दिस इज ईस्ट। ईस्ट के अंदर जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन यानी कि जैसे अल्कोहल बनाई जाती है ग्रेप्स को सड़ा के या फ्रूट्स को सड़ा के, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होता है, वहां पे हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर कई बार ऐसा हम देखते हैं हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, जब हम जल्दी जल्दी कोई वर्कआउट कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे जो मसल्स है उसमें पेन हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कई बार जब हम विग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल नहीं पाती है, और ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, तो पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है? इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो पायरुवेट है दैट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, और फिर लैक्टिक एसिड और साथ में बनेगी CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब जो हमारी मसल में क्रैम्प्स आते हैं वो आते हैं इस लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से, इसकी डिपोजिशन की वजह से, जो हमारी बॉडी नॉर्मल स्टेट में जाती है कुछ देर बाद, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होकर वापस CO2 और एनर्जी में स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम पे ये फॉर्म होगा तो उस टाइम पे हमारी मसल में आ जाते हैं सीवियर क्रैम्प्स, जिसको रिलीफ देने के लिए या तो आपको हॉट सिकाई वगैरह जिसको आप बोलते हैं उसको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये रेस्पिरेशन हमारा क्या प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। दो तरीके का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक यानी कि विद ऑक्सीजन, एनारोबिक यानी कि विदाउट ऑक्सीजन। ओके, अब रेस्पिरेशन के दौरान हो क्या रहा है, जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड है वो सबसे पहले स्टेप पे टूटेगा पायरुवेट, जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इस और ये जो पहला स्टेप है जिसको आप ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हो, ये एरोबिक एनारोबिक दोनों में कॉमन रहेगा। इसका साइट क्या है? इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अब इस पायरुवेट के पास 3 ऑप्शंस है। क्या है इस पायरुवेट के पास? 3 ऑप्शंस। अगर इसको ऑक्सीजन मिलता है तो इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा CO2 में, वाटर में, और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होंगे। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये ब्रेकडाउन होगा अल्कोहल में, CO2 में, वाटर में, और ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP में। और कई बार हम ह्यूमंस की बॉडी में ड्यूरिंग विग्रेस एक्सरसाइज जब ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट नहीं होगी तो ये जो पायरुवेट है ये आपका डिकम्पोज होगा लैक्टिक एसिड में, CO2 में, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP में। तो ये पूरा आपका प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है जहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस है। अब उसके बाद है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। हम ह्यूमंस में रेस्पिरेशन का क्या पैसेज है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं, और हमारे अंदर रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, लेट्स स्टडी दैट। ओके, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो शुरू होता है हमारे नोस्ट्रल से। वी हैव अ पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स जहाँ से हवा जो है वो अंदर एंटर करेगी आपकी नेसल कैविटी के अंदर। सबसे पहले वी हैव नेसल कैविटी जहाँ पे एक थिन लाइनिंग ऑफ हेयर्स है, हेयर और म्यूकस है। ये क्या करते हैं, ये जो हवा यानी कि जो सांस हम अंदर लेते हैं उसमें जो हवा अंदर जाती है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं थिन एयर और म्यूकस, यानी कि अगर कोई भी गंदगी उस हवा के साथ हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगी तो एंटैंगल हो जाएगी, एंड जो हमें स्नीज आती है, जो छींक आती है, दैट इज टू रिमूव एनी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट। उसके बाद नेसल कैविटी के बाद ये जो हवा है वो कहाँ जाएगी, ये जो एयर है दैट विल पास इनटू फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है वो कॉमन पैसेज है हमारे एयर का और फूड का। तो और यहाँ पर हमारा फूड पाइप और विंड पाइप दोनों है। तो जब हम स्वॉलो कर रहे हैं किसी चीज को तो हमारी विंड पाइप में खाना ना जाए उसके लिए एक ऑर्गन होता है, हम पहले पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ, a flap like structure known as epiglottis. So whenever we swallow or intake something, this epiglottis covers your windpipe ताकि उसके अंदर खाने के पार्टिकल ना जाए, because it will leads to choking and death. Okay. तो नेसल कैविटी के बाद आपकी जो एयर है that is passed into pharynx. pharynx के बाद we have trachea. trachea यानी कि आपका विंड पाइप जिसको आप बोलते हो, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे सी कार्टिलेजेस, ऐसे कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं सी शेप के, जो आपके जो नेक वाला या जो आपका विंड पाइप है उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ दीस कार्टिलेजेस व्हिच आर प्रेजेंट इन योर ट्रैकिया रीजन, दे प्रिवेंट योर विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग। आफ्टर दैट ट्रैकिया से निकल रहे हैं आपके ब्रोंकाई, और फिर यहाँ से जो ब्रोंकाई है वो दोनों आपके लंग्स में चले जाएंगे। आपके दो लंग्स जो हैं
और यहाँ पे ये जो ब्रांचेस हो गई इसको हम बोल रहे हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स हर उसमें जाके लंग्स में जाके डिवाइड हो जाएंगे बहुत सारे उसमें ब्रांचेस में, और फाइनली जो इनकी फंक्शनल यूनिट है लंग्स की उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे इनको? एल्वियोलाई। These alveoli are balloon-like structures which increase the surface area of lungs for absorption and exchange of air. अब alveoli सबसे पहले क्या हुआ? nasal cavity through air आ रही है into pharynx, which is a common part of fluid air. After that, we have trachea, the windpipe, which has C-shaped cartilages which prevent your windpipe from collapsing. After that, the air enters into the bronchi. From bronchi, we have two bronchioles, और वो दो हमारे lungs में जाकर बहुत सारी माइन्यूट बैलून लाइक स्ट्रक्चर से एल्वियोलाई वहां पर जो है वो हवा को एक्सचेंज करेंगे। अब एल्वियोलाई के अंदर क्या हो रहा है? एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब ये जो एल्वियोलाई है यहाँ पर ब्लड का कोई रिच ब्लड वेसल का सप्लाई जैसे हमारे बिलाई में मौजूद था स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर जो हवा हमने ब्रीदिंग की है उसमें क्या आई है? ऑक्सीजन, और हमारा ब्लड अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो एयर वो है जिसको हमें एक्सपेल करना है। तो यहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बाय द प्रोसेस ऑफ diffusion। diffusion क्या होता है? The process by which the particles move from region of high concentration to low concentration। अब इस समय एल्वियोलाई के अंदर जो इनहेल्ड एयर है उसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज्यादा है, और जो ब्लड हमारा लेकर आया है उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, तो दोनों गैसेस क्या करेंगी? आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। जो हमने एयर इनहेल की है वहां से ऑक्सीजन चला जाएगा ब्लड में, और जो CO2 हमारे ब्लड में था वो चला जाएगा हमारी इस एग्जिट एयर के साथ बाहर। तो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन ह्यूमंस। और फिर ये जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी इनटेक करेगी वो ऑक्सीजन जो है वो यूज होगी हमारे रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में। जो ग्लूकोज हमने डाइजेस्ट करके खाने को बनाया था, अब्सॉर्ब हुआ था, उसका ब्रेकडाउन होगा एंड फाइनली इट विल हेल्प टू रिलीज एनर्जी। तो ये पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस है। आपको सारे ऑर्गन्स याद रखने हैं, सबका फंक्शंस, और जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स अगर पूछा जाएगा तो आप लेकर आओगे एल्वियोलाई। दे आर स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स which increase the surface area for exchange of gases O2 and CO2 in the lungs। ओके, ये चीज हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि दोज हु लिव ऑन लैंड, और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं यानी कि जो पानी में रहते हैं, तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल से थोड़ा सा फास्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन की हवा में मात्रा कितनी है? इट इज 21% है ना हमारे एयर में जो कंपोजिशन है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर है उसकी जो मात्रा है वो इस एयर वाली परसेंटेज से कम है। इसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनका ब्रीदिंग रेट कैसा रहेगा? फास्टर रहेगा एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एंड व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन dissolved in water is low as compared to oxygen present in air। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर रेस्पिरेशन प्रोसेस। हमने दोनों तरीके का रेस्पिरेशन पढ़ लिया। एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है, उसका जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस वो दोनों में सेम रहेगा। उसके बाद फिर जो पायरुवेट बनेगा उसका 3 ऑप्शंस होंगे। फुल जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर बिना ऑक्सीजन के एंड इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस है कि हाउ द एयर कम्स एंड एंटर्स इनटू द लंग्स, हाउ इट गेट्स एक्सचेंज अमंग द एल्वियोलाई कि O2 और CO2 किस तरह से एक्सचेंज होगी, और जो एक्सपेल्ड एयर है वो हमारी बॉडी के बाहर चली जाएगी। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक के ऊपर था, रेस्पिरेशन को लेके। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो अगला प्रोसेस है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम हार्ट का पूरा मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो एंड प्लीज आप अगर कोई भी आपको डाउट्स हो या कुछ भी हो तो प्लीज लीव इन देम इन योर कमेंट सेक्शन। टिल देन